हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ पूरे लूसेंट जीके की निचोड़ की। ये आपका 12वां पार्ट है। इसके पहले हमने इसके 11 पार्ट अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो 11 पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स SSC, NTPC, IBPS, SI, पुलिस या फिर ग्रुप D सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारत के भीम UPI को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको डेली 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आगे की लूसेंट जीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये आपका 12वां पार्ट है, यानी कि अभी तक में आपका, अगर इस वीडियो को मिला लिया जाए तो 60 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं और इसी तरीके से डेली क्वेश्चंस कवर होते रहेंगे। और अगर आपको इन सभी जो आपको मैं डेली 30 क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें से किसी के भी आंसर्स पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा आंसर्स कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो कह रहा है, भारत के भीम UPI को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है भूटान में, ऑप्शन नंबर D। आपको मैं बता दूं, इसके लिए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब भारत के से करीब 2 लाख लोग हमेशा भूटान जाते रहते हैं, इसलिए वहाँ पे भीम UPI की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपए कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम UPI को भी स्वीकार करेगा। तो यह आपका पहला देश है और इसने भीम UPI को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया। तो यह खोला गया है गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर A। आपको मैं बता दूं, यह मशीन जो है, यानी जो मशीन ATM जिसे हम ग्रेन ATM भी कह सकते हैं, यह जो मशीन है यह एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे यह और भी जगहों पर आएगी, लेकिन शुरुआत इसकी गुरुग्राम में हुई है। और जैसा कि हमने बोला, यह 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकल सकती है। तो यह हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, जहाँ से कि अब अनाज की भी किल्लत थोड़ा घटेगी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। तो वह है वियतनाम, ऑप्शन नंबर C। आपको मैं बता दूं, वियतनाम जो है अभी बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 से बहुत ही ज़्यादा हताहत हुआ है। वहाँ लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों की मौत हो रही है। इस कारण उसने जॉनसन एंड जॉनसन को आपातकालीन मंजूरी दे दी है, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन कितनी भी हो कम पड़ रही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सवाल नंबर 4, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है। कह रहा है, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है। तो सानिया मिर्जा को, ऑप्शन नंबर A। आपको मैं बता दूं, इस वीज़ा के बाद सानिया मिर्जा अब अपने पति के साथ 10 साल तक UAE में रह सकती है। अब बात है कि यह गोल्डन वीज़ा है क्या। तो यह वीज़ा जो है, इसमें कुछ ना कुछ तो खासियत जरूर होगी। तो यह वीज़ा उन खास वर्ग के लोगों को दिया जाता है जिसमें निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, मसलन शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्र शामिल हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। हमारी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, इसने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो डेनमार्क के, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। अब बात कर लेते हैं लूसेंट जीके के क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने बोला ये जो आपकी वीडियो है वो लूसेंट जीके के लिए मेनली है। तो कह रहा है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। वह महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। तो वह थी बूला चौधरी, ऑप्शन नंबर B। आपको मैं बता दूं, इनके द्वारा वर्ष 2004 में पाक स्ट्रेट को पार करते हुए श्रीलंका के तलई मन्नार से धनुषकोटी तक लगभग 14 घंटे तक 5 देशों में 7
प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली यह विश्व की पहला महिला बनी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने कब यह किया, तो 2004 में। कितने देशों के, तो 5 देशों के। कितने घंटों में, तो 14 घंटों में। कहाँ से कहाँ तक, तो श्रीलंका के तलई मन्नार से धनुषकोटी तक इन्होंने किया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो यह जो है शताब्दी एक्सप्रेस वह जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी को संबोधित करता है, जो कि 1988 में हुआ। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो वर्ष 1966 से 1967 में शुरू किया गया था। सवाल नंबर 9, गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं? जब लोग गांव से छोटे कस्बे जाते हैं और उसके बाद शहर तक जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं चरणवार प्रवास। आपको मैं बता दूं, प्रवासन विभिन्न चरणों अर्थात सोपानों में होता है। अर्थात लोग गांव से छोटे नगर से बड़े नगर की ओर प्रवासन करते हैं, इसे चरणवार प्रवास भी कहते हैं। सवाल नंबर 10, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो आपको मैं बता दूं, उन्होंने 1957 में शुरू की थी। आपको मैं बता दूं, 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया, क्योंकि वर्ष 1957 से पहले भारतीय रुपया 16 आने में विभाजित था। आपको मैं बता दूं, पहले भारतीय मुद्रा 16 आनों में विभाजित था, लेकिन वर्ष 1957 में इस 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 11, ब्याज दर किस तरीके से निर्धारित की जाती है? तो ब्याज दर तरलता अधिमान द्वारा निर्धारित की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बता दूं, ब्याज के तरलता सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण तरलता अधिमान तथा मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 12 कह रहा है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो पुंकेसर को, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बता दूं, पुष्प के धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुष्प का पुरुष हिस्सा पुंकेसर और स्त्री हिस्सा स्त्री केसर कहलाता है। पुंकेसर में ही तंतु और पराग कोष उपस्थित रहता है। इसी तंतु रूपी भाग को केसर में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो आपको मैं बता दूं, यह है नेपंथस। आपको मैं बता दूं, नेपंथस कीट भक्षी पौधा है। इसे घटपाड़नी के नाम से भी जाना जाता है। घटपाड़नी मतलब क्या होता है? तो पीचर प्लांट। इसकी पत्तियां घड़े के आकार की होती है तथा कीटों के बैठने के बाद यह तुरंत बंद हो जाती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? आरएनए जो होता है उसमें थाइमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? एडेनाइन, ग्वानाइन, यूरेसिल या फिर साइटोसाइनिन? तो यह होता है यूरेसिल। आपको मैं बता दूं, पिरिडीमीन बेस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए में थाइमीन एवं साइटोसिन तथा आरएनए में साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। तो आपको कभी कभी ऑप्शन की बात करें तो आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल। वैसे आरएनए में एक साइटोसाइन भी पाया जाता है, लेकिन डीएनए में थाइमीन और साइटोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15, करें एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम जो पोषी कोशिकाओं को डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। करें एचआईवी द्वारा कौन सा उत्पन्न एंजाइम है जो कि पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है? तो वह है इंटीग्रेज। आपको मैं बता दूं, एचआईवी की इस अवस्था को पूर्वाइस कहते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में क्या होती है? तो सब्जियां इसलिए जल्दी खराब होती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में जल होती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यह है यकृत। आपको मैं बता दूं, यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को
ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है अब आपका सवाल नंबर 18। आइए जानते हैं सवाल नंबर 18। अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो वह होती है जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, गामा, बीटा तथा अल्फा के क्रम में। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में अगर इसकी भेदन शक्ति की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गामा की भेदन शक्ति होती है, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। नेक्स्ट है सवाल नंबर 19। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? उस दृष्टि दोष को हम क्या कहेंगे जिसमें पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? तो उसे हम कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता का कारण आँख के गोलक का असमभित वक्रता है, जिससे प्रतिबिंब का एक भाग रेटिना पर सही रूप में फोकस होता है तथा एक अन्य स्थान पर भी रेटिना में मंद रूप से फोकस होता है। अर्थात मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त पास से ही एक दूसरा परंतु कम तीव्रता प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है समोच्च कृषि। आपको मैं बता दूं, इस विधि द्वारा मृदा के ऊपरी परत का संरक्षण किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। सवाल नंबर 21 कह रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? आंध्र प्रदेश ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? तो 8 लाख। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का भी प्रावधान कर दिया है। सवाल नंबर 22। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो यह जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। इसके तहत एक निश्चित क्षेत्र में भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है जिससे मृदा का उर्वरता बनी रहती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो आपको मैं बता दूं, ईख जो है रोपण फसल नहीं है, बाकी चाय, कहवा, रबड़ सारे रोपण फसल है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 24। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किसकी किस्में हैं? IR20 और रत्ना किसकी किस्में हैं? तो यह धान की किस्में हैं। अगर धान की और भी किस्में की बात करते हैं तो हमसा, जया, IR8, IR36, पूषा, हेमा तथा रोज ज्वरी है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 25। किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है? किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो सरकारिया समिति। आपको मैं बता दूं, सरकारिया समिति का गठन वर्ष 1983 में किया गया और इसी ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की। इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सौंपी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। सवाल नंबर 27। भारत में आधारिक लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो आधारिक लोकतंत्र पंचायती राज सुनिश्चित करता है। इसका आशय निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी से होता है। सवाल नंबर 28। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया, जिस समिति का गठन 1957 में हुआ और इसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने की थी और इसका प्रतिवेदन नवंबर 1957 में आया और समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 29। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? तो सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1863 में। उसके बाद दूसरे भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनका चयन 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30। कह रहा है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो यह चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। वर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेबला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से भी संबोधित किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।